इस वीडियो में दी गई जानकारी एस हुसैन जैदी की शुरुआती अपराध पत्रकारिता और उनकी प्रकाशित या भविष्य में आने वाली किताबों पर आधारित है। हमारे चैनल का मकसद उन लोगों की कहानियां बताना है जिन्होंने अपराध का रास्ता चुना और गलत काम किए। हम किसी अपराधी या उनके अपराधों का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीखें और अपराध के रास्ते से दूर रहें, क्योंकि यह रास्ता अंधकार की ओर ले जाता है, जहां से लौटना बेहद कठिन होता है। दोस्तों, माय फ्रेंड्स एंड मेरी प्रेरणा का स्रोत, मेरे कमसिन जवानों, मैं एक बार फिर से आपके सामने एक कहानी सुनाने के लिए आया हूं। मुझे बहुत से लोगों ने ये सवाल किए और बहुत से लोगों ने मुझे ये कमेंट दिए कि आप ये बताइए कि डॉन बनता कैसे है, डॉन होता कौन है, डॉन होता कैसे है, और उसको डॉन को डॉन कहा क्यों जाता है, और मतलब बॉम्बे में ये डॉन कल्चर आया कैसे। ऑफ कोर्स ये डॉन शब्द जो है वो हमारी प्रेस के नोमेनक्लेचर में श्री अमिताभ बच्चन की उस बहुत मशहूर फिल्म से आया, जो आप लोग सबको पता है, डॉन फिल्म। लेकिन ये डॉन का शब्द इससे पहले यहां नहीं था। डॉन जो है वो इटालियन माफिया में इस्तेमाल किया जाता था और फिर अमेरिका में और कई जगह पे इन लोगों ने इस शब्द डॉन का इस्तेमाल किया। लेकिन मुंबई के माफिया में डॉन का लफ्ज उस तरह से लूजली इस्तेमाल हुआ ही नहीं। यानी जब ये मूवी आ गई और सब लोगों को लगने लगा डॉन यानी किसी गैंग के सरगना को कहते हैं, किसी माफिया सिंडिकेट के बहुत बड़े मुखिया को डॉन कहते हैं, और उसके बाद से ये शब्द जो है लोगों के दरमियान मशहूर हो गया। लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो बहुत से लोगों ने उसको एक्सप्लोर नहीं की है। ये चीज़ें प्रेस में नहीं थी, ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं थी। हमने सबसे पहले, प्लीज़ मेरी इमॉडेस्टी को माफ़ कीजिए अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे इमॉडेस्ट हो रहा हूँ। मैंने तमाम चीज़ों को सबसे पहले अपनी जो किताब, जो मैंने डोंगरी दुबई, जो मुंबई माफिया के 6 दशक 60 ईयर्स ऑफ मुंबई माफिया की जो हिस्ट्री लिखी है, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें लेके आया हूँ। मतलब यहाँ तक कि मैंने डोंगरी शब्द क्यों था, डोंगरी क्यों कहा जाता था, मुंबई के जो बहुत से इलाकों में जो है उनका नाम जो है, फॉर एग्जांपल मैंने उसमें लिखा था कि ये मांडवा जो है, ये जो शहर के पास, बॉम्बे के पास जो एक छोटा सा द्वीप है, एक्चुअली वो उस आइलैंड पे पुराने ज़माने में लोग जाके सुलह करते थे और वहाँ से अंडरवर्ल्ड के अंदर ये शब्द मांडवली पड़ गया। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब मैंने अपनी किताब में वो हिस्ट्री, उनकी लैंग्वेज, उनकी लिंगो, उनके टाइटल्स मैंने इस किताब में लिखे हैं। और यही किताब के अंदर बहुत सी चीज़ लिखने के मैंने आपको देखा हो कि अब उसके बाद लोगों ने उन चीज़ों को अपनी चीज़ों में नकल किया और अपने दूसरी किताबों में उसको सोर्स कर लिया और अपने यूट्यूब में वीडियोस बना दिए। मुझे उसमें कोई नाराज़गी नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ईमानदारी का तकाजा ये है कि आप लोगों को ओरिजिनल सोर्स मेंशन करना चाहिए। ये छोटी सी शिकायत है मेरी। खैर, बिकॉज आई एम अ राइटर एंड आई फील कि हम लोग सब रिसर्च करके उन चीज़ों को लेके आते हैं। सो बैक टू माई दिस स्टोरी कि ये हुआ क्या, डॉन शब्द आया कैसे, क्या दाऊद इब्राहिम जो था वो डॉन था, या सबसे पहले उसको लोगों ने डॉन कहा, ये क्या हुआ। तो मुझे सिर्फ आपको बॉम्बे का जो ओरिजिनल डॉन है, मैं आपको उसके बारे में कहूँ। यानी ये लोग सोच नहीं सकते कि एक अहमद खान करके एक शख्स था जिसने बॉम्बे में डॉन हुड को शुरू किया, या बॉम्बे में एक डॉन का उसने जो एक जमाना शुरू किया। जी हाँ, अहमद खान। ऑफ कोर्स कितना अननोन सा नाम है ना। लोगों लगे कौन है अहमद खान, यार हमने बहुत से खान पठान सुने, लेकिन ये कौन सा खान है और ये कब आया, ये कहाँ से आया। जी हाँ, एक अजीब व गरीब बात ये थी कि लोग उसको उसके रियल नाम से नहीं जानते थे। लोग अहमद खान को एक दूसरे नाम से जानते थे और ये उसी नाम से शायद मशहूर हो जाता अगर ये डॉन बन करके ये अपने नाम के अंदर जो है उस टाइटल को ना ले आता।
इसकी कहानी सुनते हैं अहमद खान की, और इस आदमी ने कैसे बॉम्बे में एक डॉन का जमाना शुरू किया, एक डॉन का टाइटल शुरू किया। आपको पता है कि बॉम्बे 1950s और 1960s में बहुत ही मुख्तलिफ मुंबई था। ये बॉम्बे आज के जैसा नहीं था। आज इस शहर में बहुत ग्लैमर है। आज का शहर बहुत डेवलपमेंट वाला शहर है। आज के शहर में ऑफ कोर्स आज का ट्रैफिक बहुत ही इंतहाई पागलपन के हद तक का ट्रैफिक है, और आज के ज़माने के लोग जो हैं बहुत बदतमीज़ हैं रोड के ऊपर और दूसरी जगहों पे। तो ये बॉम्बे की खासियत नहीं थी आज की जो थी। एक ज़माने में बॉम्बे एक बहुत ही माया नगरी की हैसियत रखती थी, और लोग बॉम्बे की तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट होते थे। मैंने ये बात कही आपसे पहले, जैसे परवाने जो हैं शमा के आसपास मंडराते हैं, वैसे लोग मुंबई के आसपास मंडराते थे। क्या हुआ कि इस बॉम्बे में उस जमाने में भी बहुत स्ट्रगल थी, बहुत जो है बेरोजगारी थी, लोगों की बहुत भूखमरी थी। तो लोग बाहर से, दूर दराज से, शहरों से, गांव से आ जाया करते थे और चाहते थे कि यहाँ पे आके वो अपनी आमदनी, अपनी हैसियत चेंज करें और ज़िंदगी में तरक्की हासिल करें। कुछ लोगों ने इस बॉम्बे की खूबसूरती को ऐसे बताया है कि द पेवमेंट्स ऑफ मुंबई वर पेव्ड विद गोल्ड। है ना, कितना बड़ा खूबसूरत सा जुमला है ना, कि बॉम्बे की सड़कें जो हैं वो सोने से बनी हुई थी। मुहावरा है इन द सेंस के बॉम्बे में हर चीज़ में पैसे थे। ऐसे वक्त में अहमद जो है वो मुंबई आता है, और बॉम्बे आ करके वो मेहनत करने लग जाता है। और वो यानी एक मुश्किल से 14-15 साल का बच्चा है और जवान है। वो आके बॉम्बे में जो है साइकिल की दुकानों में काम करता है, वो जाके लोगों के जो है छोटे छोटे काम कर देता है, लेकिन उससे उसका पेट जो है वो भरता नहीं है, भूखा रहता है। जवान को ऐसे भी बहुत भूख लगती है। अहमद क्या करता है, उसकी समझ कुछ आता नहीं क्या करे। तो फाइनली एक दिन वो सोचता है, जब भूख से बहुत परेशान हो जाता है, तो वो देखता है कि एक टांगे पे एक सेठ जा रहा है और उसके हाथ में एक बैग है। अहमद ने उसके हाथ से उस बैग को झपटा और वो दौड़ने लगा। अब वो जब भागा तो अचानक जो है पुलिस, जो उस जमाने को रोड पे हुआ करती थी सीटी बजा के, और वहां पे जो है उस वक्त लोग मुस्तैदी से रहते थे, कभी कभी उनके पास खुद की स्कूटर भी होती थी। वो लोगों ने इस लड़के का पीछा करना शुरू किया। अब आपको पता है आज तो उस तरह की अफरा तफरी नहीं मचती है, लेकिन मान लीजिए कि एक जवान लड़का भाग रहा है और उसकी वजह कुछ जो है, वो उस जमाने पुलिस वालों की वर्दी जो है ब्लू कलर की, उनका कुर्ता और ब्लू कलर की नेकर होती थी और ब्लू कलर की उनकी टोपी होती थी। आपने देखा होगा उस जमाने के जो कांस्टेबलरी की जो ड्रेस होती थी। तो वो जो है तमाम के तमाम उस तरह के हवलदार जो है वो अपने हाथ में लाठी लेके एक लड़के के पीछा कर रहे हैं, और चोर 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 ये बहुत मशहूर हो गया। सब तरफ लोगों ने एक शोर मचा रखा है। ये लड़का जो है समझिए कि धोबी तालाब से दौड़ता है और काफी दूर तक इसका पीछा होता है। लेकिन अब जब इतनी पुलिस के लोग दौड़ेंगे, इतने बाइक्स आ जाएंगे, इतनी लोग सब जगह जो सीटियां बजने लगी हर नाके पे, वो लड़का कहाँ तक बच पाता, कहाँ तक फरार इख्तियार करता। उस लड़के को आखिर पुलिस ने धर दबोचा। अब 15 साल का बच्चा है, माइनर है। उस माइनर बच्चे पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कानून में एक इंसान के खिलाफ, एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई होने के लिए, मुकदमा दायर करने के लिए उसको 18 साल से ज्यादा होना पड़ेगा। इस लड़के को उसकी कमसी की वजह से डोंगरी चिल्ड्रन होम में भेज दिया गया। आपको पता है डोंगरी चिल्ड्रन होम जो है वो डोंगरी में ही बना हुआ है, और बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें हैं। एक तरह से वो बच्चों के लिए एक ऐसी जगह है जहां पे उनको रिफॉर्म किया जाता है। मतलब ऐसा कहते हैं रिफॉर्म किया जाता है, बट वहाँ के जो अंदर के कंडीशंस हैं बहुत बुरे हैं। मतलब जो लोग गए हैं उन लोगों ने बहुत ही अजीब व गरीब और बहुत ही अमानवीय स्थिति देखी है वहाँ पे बच्चों की। आई मीन जो जेलों में आपने देखा है, जो जिस तरह से लोग रहते हैं और जिस तरह से अजीब व गरीब उनका रहने का, जो जेल के अंदर आपने देखा है मुजरिमों को और सबको जो ठूस दिया गया है, जो जेल की कैपेसिटीज जो है ओवरफ्लो हो रही हैं, और उस कंडीशन में जो रह रहे थे। तो ये लड़का अहमद भी उसी हालत में रह रहा था। इस अहमद को
जो है वहाँ पे बहुत से काम बच्चों को वो लोग काम करा रहे हैं। आपने देखा जेल में भी कैदियों से काम कराया जाता है। उसको बड़े बड़े बर्तन, भारी भारी चीज़ें और इस तरह मजदूरी जैसे काम होते हैं, मेहनत कशी के काम होते हैं, वो कराए गए। अहमद उन कामों को करते करते वो उसका, जैसे कि मैंने कहा कि एक जवान का शरीर जो है वो ज़रा सी मेहनत से गटने लगता है। अहमद ने फौरन देखा कि उसके दुबले पतले शरीर में मसल्स पैदा हो रहे हैं और फिर उसको बहुत अच्छा लगने लगा कि वो तमाम मेहनत के काम करने में जो उसके जिस्म में एक तब्दीली पैदा कर रहे हैं। और बहुत जल्द ऐसा हुआ कि उस लड़के ने अपने बहुत से मसल्स डेवलप कर लिए। देखिए, कुछ लड़के जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं कि वो लोग ज़रा सी मेहनत करें, ज़रा सी एक्सरसाइज करें तो वो लोग अपने आप में स्ट्रांग हो जाते हैं। ये लड़का अपने आप में जो है मस्कुलर हो गया, इसकी बॉडी में ग्रोथ आ गई। इसकी वजह से वहाँ लोग उससे डरने लगे। अहमद ने देखा कि उसकी उसकी बॉडी का, उसकी बनावट, उसके मसल्स जो है वो लोगों को रौब में ला सकते हैं। यहाँ तक कि जब उस चिल्ड्रन होम के वार्डन्स ने कोशिश की कि उसको डांटे या फटकारें, अहमद ने उनके मुंह नहीं लगा। उसने एक बड़ी सी, जो उसके हाथ में एक लोखंड का एक जो उसका चमचा था, कुछ शायद खाना बनाने का किचन की वो चीज़ थी, उसने अपने हाथ में बहुत आसानी से उसको मोड़ दिया। ये लोगों के दरमियान उसकी ताकत और उसकी फिजिकल प्रोग्रेस जो है वो लोगों को देख के लोग उसे थोड़े से भयभीत हो गए। अहमद को ये अच्छा लगा, लेकिन अब चूंकि ये 15 साल की उम्र से लेके 3 साल वो गुजार चुका था, अब ये मेजर होने वाला था, अब इसके आज़ादी का वक्त करीब आ रहा था, लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, लोगों ने इसको छोड़ दिया। लेकिन मसला ये है कि एक पुराने ज़माने में कहावत होती है कि बिल्ली जब पहले रोज़ दूध पिए तो उसको मार देना चाहिए ताकि वो दोबारा दूध पीने ना आए। इन लोगों ने अहमद के इस अंदर के बढ़ते हुए जानवर को रोका नहीं। अब इसने बाहर आके ये महसूस कर लिया कि जिसके पास जोर है उसी के पास जो है वो लोगों के ऊपर हुकूमत करने की एक ताकत होगी, सलाहियत होगी, वो लोग अपने जोर के जरिए दबा सकता है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, माइट इज राइट। इसने आके वहां पे लोगों के दरमियान 4-6 लड़के जमा कर लिए और फिर वो गुंडागर्दी करने लग गया। अब पैसों का मामला तब भी था, वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हो रहा था। इन लोगों को लगा कि जब जो कभी उस ज़माने में जो माल आया करता था बाहर से डॉक्स पे, जो इंपोर्ट होकर के वो शहर में तकसीम होता था, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना उस ट्रक के माल को ही लूट लिया जाए। और तब अहमद ने अपने 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर के उस डॉक से निकलने वाले ट्रक के ऊपर कूद गए और वहाँ माल चोरी करने लगे। तो फिलिप्स की ट्रांजिस्टर और राडो की घड़ियां, इस किस्म की इंपोर्टेड चीज़ें जो हैं उन लोगों ने वहाँ से 1-2 डब्बे उठा लिए और चलती हुई ट्रक से वो लोग जो हैं वो एक सेफ जगह देख के कूद पड़े। इस तरह से उन्होंने देखा कि उन्होंने 1-2 कार्टन जो उस जमाने वहाँ से चोरी कर लिए तो उनको अच्छी खासी रकम मिल गई। अब वो लोग ज़्यादा चोरी करने लगे। ये लोग जो है गोदी के चूहे के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन बहुत जल्द अहमद को लगा कि यार ये छोटे छोटे पैसे क्यों लेना, क्यों ना आप बड़े पैसे पे हाथ मारा जाए और क्यों ना मैं खुद इन चीज़ों को अपने आप से इंपोर्ट करने लग जाऊं। यहां से उसका सफ़र शुरू हुआ स्मगलिंग का, और इसने तब जो है लोगों के साथ मिल करके गोल्ड की स्मगलिंग शुरू की। अब इस आदमी ने गोल्ड की स्मगलिंग शुरू कर ली, लेकिन इसका एक नशा बरकरार रहा जो इसके पहले और इसके बाद के किसी डॉन को नशा लगा नहीं। उसने क्या किया कि वहाँ पे ही टेमकर मोहल्ला के अंदर उसने एक अखाड़ा बना लिया बड़ा सा, और लोगों को एक ऐसी मशीन थी जिसमें बादाम जो है उसका शरबत बनाता था, तो लोगों के सामने वो बादाम का शरबत पेश करता था। क्योंकि आपको पता है कि बॉडी बिल्डर्स को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती थी, और उस ज़माने में प्रोटीन शेक वगैरह इतना राइज था नहीं, तो लोग जो है वो बादाम का शरबत पीते थे और बॉडी बनाते थे। इसने बाकायदा अखाड़े के अंदर जो है वो लोगों को पहलवानी करने का शौक़ दिलाया, और वो जो खुद भी पहलवानी करने लगा। यानी आप इमेजिन करिए कि एक शख्स हो जो मतलब मारपीट करता हो, स्मगलिंग करता हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो बॉडी बिल्डिंग से भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। यानी लोग कहते हैं कि ये अहमद जो है ये खास कर, यानी आज आपने जो जवानों को देखा है कि जब अपनी मसल्स बना लेते हैं तो छोटी छोटी टी शर्ट्स पहनते हैं या ऐसे पहनते हैं ताकि उनके ट्राइसेप्स दिखें, उनकी बल्जिंग मसल्स और बाइसेप्स जो दिखें। अहमद खान को उस ज़माने से शौक़ था अपनी बॉडी दिखाने का।
अपने आप को बॉडी बिल्डर दिखाने का। और कहते थे कि जब अपने अखाड़े में लोगों को बुलाता था तो हर पहलवान को बुलाने से पहले कहता है आओ डन करें। देखिए ये एक अजीब बात है कि ये पुराने जो बॉडी बिल्डर्स थे वो कोई और तरीका नहीं इख्तियार करते थे, वो लोगों से कहते थे आओ पुशअप्स करें। सो लोग जो हैं जब पुशअप्स करते थे तो वो कहता कि आओ अगर तुमने 100 पुशअप मार लिए या मुझसे ज़्यादा मार लिए तो तुम मुझसे बड़े सूरमा। और फिर इन जवान लड़कों के साथ जो है बाशु जो अब जो उसके अपने 30s में आ गया था वो पुशअप मारता था। ये बेचारे जवान देखिए, पुशअप जो एक रियल पावर मूवमेंट होता है जो हर किसी के बस का नहीं होता उतना मार पाना। ये बेचारे जो जवान आते थे ये 10, 20, 30, 40 कोई बहुत मजबूत हो तो 50, 60 तक चला जाएगा। लेकिन अहमद के बारे में ये था कि वो खुद जब जो है मारता था डंड तो 100 का एक यार्डस्टिक था कि 100 मारेंगे, लेकिन दूसरे तो 100 से पहले जो है वो खत्म हो जाते थे, हार जाते थे, थक जाते थे। अहमद जो है वो 100 कह के 120 मारता था। यानी वो कह रहा था कि देखो मैं जो हूं वो कार्डबोर्ड पेपर का मैं पहलवान नहीं हूं, मैं रियल में एक पहलवान हूं, मैं रियल में हीरो हूं। ये जो उसने अपने अंदर एक बात पैदा की थी तो उसके अंदर एक गुरूर भी आ गया था, एक घमंड भी आ गया था। और इस चीज को उसने बाकायदा जो है दिखाना शुरू कर दिया था कि वो अपने शर्ट के ऊपर के बटन खुले रखे। देखिए ये मैं आपको ही बता रहा हूँ कि ये आदमी जो था अपने ज़माने में जब शुरू हुआ अहमद तो इसने कुछ चीज़ें कायम की जो बाद में आपने देखा मोबाइल लड़कों ने अपने सीने के बटन खोलना शुरू कर दिए। अब अहमद लोगों को पेक्टोरल्स दिखा रहा था, वो अपनी बॉडी बता रहा था, जो उसने मसल्स बनाए थे वो बता रहा था अपने पेक्टोरल्स अपने शर्ट के बटन खुले रख करके। आज के मोबाइल लड़के पता नहीं क्यों मतलब दुबले पतले से चर्सी टाइप के होते हैं लेकिन वो अपने बटन क्यों खुले रखते हैं पता नहीं, लेकिन शरीफों की आदत नहीं है, वो अपने बटन्स खुले नहीं रखते। तो ये छोटी सी जो है आस्तीन की शर्ट पहनेगा ताकि अपनी ट्राइसेप्स दिखाए, अपने बटन खुले रखेगा, जैसे टाइट कपड़े पहनेगा जहां पे ये बाकायदा दिखता था कि ये एक बॉडी बिल्डर है। अब घमंड इस कदर ज्यादा उसमें आ गया था एक स्टेज पर के वो झुक करके अपनी लेसेस भी नहीं बांधता था। यानी उसने बाकायदा कुछ लोगों को रख रखा था जो उसके लिए उसके शू की लेसेस बांधते थे। यानी देखिए घमंड आदमी अपनी खुद की शू की लेस जो है वो नहीं बांधता था। अब रियल रीजन लोगों को नहीं पता, लोग घमंड कहते हैं, लेकिन हमारी रिसर्च कहती है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि रॉनी कोलमैन जो है वो अपने हाथ से अपने मुंह में निवाला नहीं ले जा सकता, उसके लिए एक बड़ा सा चमचा है जो खाने के लिए उस बड़े से चमचे को उठा के हाथ को एक लेवल तक ही ले जा सकता है और उस चमचे से ही खाता है, निवाला अपने मुंह तक नहीं ले जा सकता। इन्हें रॉनी कोलमैन जो बहुत मशहूर बॉडी बिल्डर है पूरे वर्ल्ड का, हमने उसके बारे में सुना ही है। तो लोग कहते हैं कि शायद अहमद भी झुक नहीं पाता होगा या शायद अहमद भी अपनी लेसेस नहीं बांध पाता होगा। और फिर जो उसने एक बैठक बनाना शुरू की कि लोगों को अपने अखाड़े के बाहर बिठाता था और लोगों को बिठा करके लोगों के बीच जैसे नहीं कि लोग बैठते हैं, बहुत राजा महाराजा लोग अपने फैसले सुनाते हैं, लोग उनके सामने फरियाद लेके आते हैं और लोग जो उसके सामने आके सवाल करते हैं जो उनकी दरख्वास्तें करते हैं और वो राजा महाराजा कहते हैं हाँ ठीक है कर दूंगा हो जाएगा जो भी है। ये अहमद ने अपने यहाँ का रिवाज बना लिया। अब आपको पता है कि ये तमाम देखिए मसला यही होता है कि जब इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा गुरूर आ जाए तो फिर वो गुरूर जो है उसको काबू करना मुश्किल होता है। लोग डर रहे हैं, गोल्ड स्मगलिंग से माल बहुत ज़्यादा आ गया है, लोग इज्जत कर रहे हैं खौफ से या जिस वजह से भी, दौलत खूब आ चुकी है, ज़िंदगी में जो उसको काफ़ी आराम है। इस खौफ ने, इस दौलत ने, लोगों के दरमियान इस शोहरत ने, एक दबदबे ने अहमद के दिमाग को ख़राब कर दिया। अब अहमद ने कहा कि लोग जो है मुझे बादशाह बुला करें, बादशाह भाई। क्यों, वाई? आई मीन देयर इज नो एक्सप्लेनेशन कि वो वाई ही वांटेड टू बी रिफर्ड या वो अपने आप को बादशाह क्यों कहलवाना चाहता था। लेकिन मसला ये हुआ कि ये बादशाह जो है अब बादशाह से बादशाह बाशु भाई होने लगा। ये वाक़या जो आपको पता है, मुझे किसने बताया ये वाक़या? बाशु का बहुत ख़ास आदमी था जिसको लोग रहीम चाचा कहते थे। अब्दुल रहीम इनका नाम था और रहीम चाचा जो हैं ये दाऊद के भी चाचा थे और ये इब्राहिम कास्कर के बहुत अच्छे दोस्त थे। रहीम चाचा मुझे अपने घर में मिले थे, बैंड्रा ईस्ट में रहा करते थे
और उन्होंने मुझे तमाम वाक़यात सुनाए थे। रहीम चाचा एक बहुत सुलझे हुए, बहुत स्मार्ट और एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, जो अपनी जवानी और कमसिनी में लोग चाहते थे कि इनका दिमाग बोरो करें। लोग कहा करते थे कि ये स्मगलिंग के ज़माने के एल्बर्ट आइंस्टाइन और जेम्स बॉन्ड मिले हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई, उनको नहीं पता कि क्यों उनको कहते थे, बट शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन इसलिए जो कि इनका दिमाग बहुत तेज़ था, और जेम्स बॉन्ड इसलिए बिकॉज इनको लोगों से उस मुश्किल सिचुएशन से फिजिकली कैसे एस्केप करना आता था। खैर, ये रहीम चाचा मेरे सोच थे। मैं समझता हूँ कि इनके बेटे आज भी शायद हैं और मुझसे टच में रहते हैं। ये दाऊद भी इनको अपना चाचा कहता था, इब्राहिम भाई भी इनको भाई कहा करते थे, और इस तरह से जो है ये रहीम चाचा और बादशाह भाई, ये बादशाह जो था, जो बाद में रहीम चाचा ने इनको बाशू कहना शुरू कर दिया, बाशू भाई। इस तरह से ये अहमद, जिसने अपने को बादशाह कहा, और रहीम चाचा ने उस नाम को छोटा करके बाशू भाई कहना शुरू किया। अब ये रहीम चाचा की कहानी बीच में लाए क्यों? चूंकि बाशू ने देखा कि उसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रांग और स्मार्ट आदमी की ज़रूरत है जो उसको कर सके, तो उसने सोचा कि वो जो है रहीम चाचा को अपने साथ मिला ले। रहीम चाचा उसके लिए वाकई काफ़ी यूज़फुल साबित हुए। जब उसने कहा रहीम चाचा के, रहीम भाई आप मेरे साथ काम करेंगे, तो रहीम चाचा ने उससे कहा कि अगर दोस्त बना कर रखोगे तो जान दे दूंगा, और अगर गुलामी कराने की कोशिश करोगे तो मुझसे ख़तरनाक दुश्मन कोई ना होगा। यानी ये पहली बार किसी ने अहमद खान को एक उल्टा जवाब दिया। उसने सिर्फ ये सोचा कि ये आदमी ख़तरनाक दुश्मन की धमकी तो दे रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि अगर दोस्त बना कर रखोगे तो जान दे दूंगा। इसको रहीम चचा की ये अदा बहुत पसंद आई। इसने रहीम चचा को अपने साथ मिला लिया और दोनों काम करने लगे साथ में। यहाँ पे दोनों की दोस्ती अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो गई और दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। रहीम चाचा ने बाद में जो है इब्राहिम कास्कर से, यानी दाऊद इब्राहिम के बाप से मिलाया, और ये अहमद खान जो है उसने देखा कि इब्राहिम उसके सामने ज़्यादा झुकते नहीं हैं, इब्राहिम उसको बहुत ज़्यादा एहतराम से पेश नहीं आते। इब्राहिम हेड कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस के, उनका एक अपना रसूख था, उनका एक अपना एक जोर था। वो अहमद खान जैसे स्मगलर के सामने क्यों झुके? बाशू का अपना दबदबा जो है वो बहुत बढ़ चुका है, इस कदर ज़्यादा बढ़ गया है कि अब अगर कस्टम्स DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, या अगर मुंबई पुलिस को भी उनको कोई वारंट या कोई समन या कोई नोटिस इशू करना है, तो कोई पुलिस की तरह से, जैसे पुलिस वाले करते हैं कि एकदम दंदनाते हुए आ जाते हैं और जाके वारंट दे या किसी को गिरबान से पकड़ घसीटते हुए ले आए, ये वाली चीज़ जो है वो बाशू भाई के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब टिमकर मोहल्ले के किनारे वो लोग खड़े होंगे और वहां पे गाड़ी रुकेगी, पुलिस वाला जो अपनी टोपी उतारेगा, उसके साथ एक कांस्टेबल होगा, वो जाएगा और बाशू भाई का दरबार जब लगाए वहां रुक के खड़ा हो जाएगा। अब जब तक जो है बाशू भाई जो है वो उसकी तरफ तवज्जो न दें और उसको इशारे बोले आजा, तब तक वो पुलिस वाला नहीं जाएगा। और फिर पुलिस जाके कहेगा देखिए ये आपके खिलाफ वारंट है, ये आपके नोटिस है, ये जो भी है। और तब अगर बाशू भाई ने उस वक्त उसको कहा ठीक है आता हूँ देखता हूँ, तो यानी आप खाली देखिए ना कि ये जो बाशू का जो अपने आप में एक जो पावर गेम चल रहा है वो उसके दिमाग को और ख़राब करते जा रहा है। उसको लग रहा है कि अब मैं अनटचेबल हूँ, अब मुझे कोई छू नहीं सकता, अब मुझे पुलिस वाले गिरा नहीं सकते, अब गवर्नमेंट जो मुझे ख़त्म नहीं कर सकती। और मुंबई के इस माया नगरी में, अंडरवर्ल्ड में ऐसा कोई शख्स नहीं जो मेरा जवाब बन सके। देखिए, विथ प्राइड कम्स फॉल। जो उसने इतना एरोगेंस पैदा कर लिया ना, आपको पता है क्या हुआ? उसकी एरोगेंस का हद ही हो गया। जब उस जमाने में, मैंने कहा ना, जब वो बहुत बड़ा हो गया तो कहीं फिल्म की शूटिंग हो रही थी और उस जमाने में जो है वो कुछ लोग जो है शूट कर रहे थे। अब आपको पता है कि बाकायदा शूटिंग के सेट्स पे कोई जा नहीं सकता। इन्होंने जो है वॉक करके उस जमाने के सुपरस्टार के शूटिंग को डिसरप्ट किया। अब सुपरस्टार का एक अपना एरोगेंस होता है, वो हर किसी से नहीं मिलते, और अगर कोई मिल भी ले तो उनको लगता है ये उनका फैन है, ये शायद उनके साथ हाथ मिलाएगा और एक ऑटोग्राफ लेकर चला जाएगा। इन्होंने बाशुदा ने जाकर सुपरस्टार को थोड़ा सा धमकाने की कोशिश की है, तुमको पता है मैं बाशु हूँ और मुझे लोग बाशुदा के नाम से जानते हैं। ये सुपरस्टार ने जो है उसको खास तवज्जो नहीं दी, उसको ये किया। तो बाशुदा ने जाके सेट पे कैमरास तोड़ दिए और डैमेज कर दिया और काफ़ी ज़्यादा ये कर दी, लेकिन तब भी किसी ने उसको कुछ नहीं बिगाड़ा। यानी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल ये दे रहा था कि ये उनकी
हद हो गई थी बाशुदादा के दिमाग खराब होने की। अब देखिए, जब लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आदमी कुछ भी बोलता है, फिर आदमी कुछ भी करता है, फिर उसको कुछ भी जो है अच्छे बुरे की ऊंच नीच की समझ नहीं रहती। बाशु ने यही किया कि अगर वो जो गुर्बत के माहौल से बड़ा हुआ था उसको सोचना चाहिए था कि लाइफ में उस माहौल को और खराब ना होने दें। बाशु ने अब सबसे उल्टा सीधा बदतमीजी और कुछ भी जो है बोलना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि जब चूंकि अब जो है रहीम भाई या रहीम चाचा के साथ काम कर रहे हैं, वो कहने लगे मेरे साथ इब्राहिम क्यों नहीं काम करते। वो नहीं करेंगे, मतलब क्यों इब्राहिम काम करें आपके साथ में, वो नहीं काम करेंगे। तो उसने बोला अरे उसके पास तो अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने के पैसे नहीं थे, उसको किस बात का घमंड है। यानी अब जो उसने ये कह दिया, और मतलब मैंने अपनी किताब में लिखा है कि ये वाकया ऐसा हुआ था कि उसने जब रहीम चाचा को ये कहा तो साबिर यानी दाऊद का बड़ा भाई उस वक्त वहां मौजूद था। ये बात जब दाऊद को पता चली कि मेरे बाप के बारे में जो है बाशु ने बदतमीजी भरी बातें की हैं, और मेरे बड़े भाई को, देखिए आपको एक बात और मालूम होना चाहिए कि दाऊद जो है साबिर से छोटा था, लेकिन समहाउ उसकी फैमिली के बारे में उसका कुछ ऐसा कनेक्शन था कि उसको बहुत बुरा लगता था अगर कोई उसकी प्राइड के ऊपर कदम रखे। उसको बुरा लगा कि मेरे बड़े भाई के बारे में, मेरे बड़े भाई की मौजूदगी में इस इंसान ने, अहमद खान या बाशु भाई ने हमारी बेइज्जती की है और हमारे गैरत को उसने ललकारा है। इसके बाद जो बॉम्बे में हुआ, उसने बॉम्बे की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। यानी दाऊद एक्चुअली ये नहीं करने गया था कि मैं खुद भी डॉन बन जाऊं, या दाऊद का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस बॉम्बे पे राज करूं उस वक्त में। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि दाऊद खुद उस जमाने में अपनी कंपनी में बॉम्बे में होने वाली जुर्म की वारदातों की सीढ़ियां तय कर रहा था। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि ही वॉज अ स्मॉल टाइम गैंगस्टर उस जमाने का। लेकिन ये उसने जब बाशु से इंतकाम लेने की सोची तो उसने क्या किया, उस जमाने में हथियार बहुत आसानी से मिलते नहीं थे, गन्स, रिवॉल्वर, पिस्टल्स, तलवारें, मतलब ये सब चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं थी। लेकिन उस जमाने में ये था कि चीज़ों को वेपन में कन्वर्ट करना बहुत आसान था। यानी एक छतरी को गुप्ती बना सकते थे, यानी जो हज्जाम के यहाँ जो उस्तरा होता है, जो जिस्सेदारी बनती है, उसको वो लोग एक हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। उसी तरह से उन लोगों ने जो सोडा, आपने देखा है ना, जो बाहर क्रेट्स में, लकड़ी की क्रेट्स में रखा जाता था और सोडा की बोतलें होती थी, जो आज तो आपने देखा है कि प्लास्टिक की या कैन में आने लगे, उस जमाने में कांच के हुआ करते थे सोडा बॉटल्स। आप सोचिए कि 60 पैसे का मिलता था उस जमाने में सोडा, और कांच की बोतलों में होता था, क्रेट्स में बाहर रखा हुआ। इन लोगों ने सोचा कि अगर, मतलब दाऊद फिजिकली इसमें नहीं था कि वो बाशु दादा से लड़ सके, उसे जीत सके। मैंने कहा कि वो अपना एक पहलवान था, एक बहुत ही मुस्टंडा, बहुत ही स्ट्रांग सा आदमी था वो, और उसके आसपास भी पठान थे। सो दाऊद ने सोचा कि मैं उससे फिजिकली लड़ के नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैं उस पर ऐसे वेपन से हमला करूंगा कि वो इंजोर हो जाए, या खत्म हो जाए, या मर जाए, या मे बी डेसिमेट हो जाए। जब इन लोगों ने एक बार नागपाड़ा में जुम्मा की नमाज पढ़ के निकले, दाऊद ने अपने सोडा के क्रेट्स जो तैयार रखे थे, उस लड़कों को लेकर के, अपने लड़कों को लेकर के, उसने सोडा वाटर की बोतलों से हमला कर दिया। यानी बाकायदा आई विटनेसेस ने बयान किया कि इस कदर उसने बोतलें फेंकी, और कांच की बोतलें जो अक्सर इतने सारे लोग जो वहां से उस वक्त निकल रहे थे उनके सरों पे लगी, वो इंजोर हुए, कुछ लोग लहू लुहान होने लगे। और अहमद खान उर्फ बाशु दादा, उसको ये समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं। उसने सिर्फ ये देखा कि कुछ लड़के जो उससे डर नहीं रहे, कुछ लड़के जो बहुत ही दिलेरी से उसके ऊपर जो है बोतलें फेंक रहे हैं, और साथ साथ गाली गलौज की बौछार कर रहे हैं। और हाँ बाशुदा, तुझे बताता हूं, तू क्या समझता है, तुझे मैं बता दूंगा कि तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई अपने आप में वो नहीं है। बाकायदा गालियां और बाकायदा सोडा वाटर की बोतलें, और फिर इसने देखा इनके हाथ में तलवारें भी रखी हैं। उस वक्त जो है बाशु दादा को लगा कि ये इसने मेरी तौहीन कर दी है। देखिए, कभी कभी हाथी को ख़त्म करने के लिए एक छोटी सी चूटी जो है, अगर वो सूंड में घुस जाए तो इतने बड़े विशालकाय हाथी के ख़त्म होने के लिए काफ़ी होता है। वो कमसिन से लड़के, टीनेजर लड़कों ने एक इतने बड़े आदमी को, जो अपने आप में फिजिकली भी स्ट्रांग था, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग था, उस जमाने मोहल्ले में उसका दबदबा था, उसको इन लड़कों ने ललकार के, गाली गलौज करके, मार मार के, पीट पीट के उनको जलील कर दिया। ह्यूमिलिएशन जो होता है ना,
जो जिल्लत जो होती है ना, वो ज़्यादा बड़ा हमला होता है, ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है। ये अपने अखाड़े नहीं गया, ये कहीं चला गया उस वक्त, और तब दाऊद ने शायद सोचा कि ये अपने अखाड़े में गया है। उसने अपने लड़कों को मोटरसाइकिल पे ले आके उसके अखाड़े में चला गया कि आज तो इसका अखाड़े को भी ख़त्म कर देता हूँ, और फिर जाके उसके अखाड़े को तोड़ फोड़ कर रख दिया उसने। यानी टोटल जो कहते हैं ना कि दुश्मन को ख़त्म कर देना जो था, उस वक्त दाऊद ने अपने बाप और अपने भाई की जिल्लत का बदला ऐसे लिया। यानी ये था अहमद खान उर्फ बाशु दादा, जो उसको जान से नहीं मारा, उसको कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसके साम्राज्य को उन लोगों ने इस तरह से हिला के रख दिया। कहते हैं कि अहमद खान उर्फ बाशु दादा बॉम्बे छोड़ के भाग गया, हैदराबाद चला गया, और उसके बाद वो कभी लौट के आया नहीं, और लोगों से मिलना जुलना उसने बंद कर दिया। क्या हुआ था? एक छोटे से लड़के ने उसको ख़त्म कर दिया। दाऊद, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये उस वक्त कोई प्लान नहीं कर रहा था मैं क्या करूंगा, लेकिन दाऊद ने इसको खत्म करने के बाद सोचा कि अब नया बादशाह मैं बन जाऊं, अब जो है यहाँ का मालिक यहाँ का मैं हो जाऊं, अब लोग मुझे मेरा दबदबा माने। बस दाऊद ने उसी लाइफस्टाइल को इख्तियार किया, बड़े बड़े बेल बॉटम, अपने गिरबान को खुला रखना, और फिर उस मोहल्ले में जो है सबके ऊपर जो हुकूमत करना शुरू करना। और अब मसला यही था कि लोगों को लगा कि चूंकि इसने बाशु दादा को शिकस्त दी है तो हमको जो इसको मानना चाहिए। बस मेरा उस पूरी कहानी का मानना, आपको कहना यही था कि ये डॉन की हिस्ट्री ये थी। इस शहर में अंडरवर्ल्ड के दरमियान जो चीज़ मानी जाती है वो होती है सुप्रीमेसी, यानी किसका वर्चस्व है। बाशु दादा जब बड़ा हो रहा था उसने लगा नहीं था कि मुझे कोई आदमी शिकस्त दे के मात दे के ऊपर आ सकता है, और दाऊद जब बाशु से लड़ रहा था उसने सोचा नहीं था कि मैं उसको मात दे के खुद उस जगह पे आ जाऊंगा। लेकिन जब लोगों ने उसके इस खौफ को, इस आतंक के साम्राज्य को कबूल किया, वो खुद बड़ा हो गया, और तब बॉम्बे में जो है बाशु दादा का अपना जो है, जो एक डॉन का उसने एक रोप कायम कर रखा था, वो ख़त्म हो गया। और इसके बाद तो जो है यानी 1976 के बाद से जो है दाऊद के पीरियड की शुरुआत बॉम्बे में हुई है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये दाऊद के अपने डॉन करियर की पहली फतह, या मैं कह सकूँ कि सुप्रीमेसी की जंग में ये पहली बार दाऊद जो है कामयाब हुआ था। इसके बाद तो हम जानते हैं कि मतलब उसने पठानों से जंग की, उसने पठानों से बाकायदा उसकी गैंग और चलती रही, फिर अरुण गवली से उसकी गैंग चलती रही, फिर छोटा राजन से चलती रही, तो यानी फिर तो उसके बाद कई लड़ाइयाँ और कई जंगें होती रहीं। लेकिन ये अपने आप में एक पहली ऐसी जंग थी जिसने बॉम्बे के इतिहास को, बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड इतिहास को अपने आप में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। आई होप आपको ये कहानी जो मेरी डोंगरी दुबई के अंदर द ओरिजिनल डॉन के चैप्टर से शुरू हुई है और डेविड गोलियात के चैप्टर में ख़त्म हुई है, आपको शायद अच्छी लगी होगी। आप लोग बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आते रहिए, सुनते रहिए।